हेलो गाइस, मैं अजीत सोनी सर स्क्वायर अकाडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आज रस का दूसरा भाग लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने रस के भाग और सारे भागों को बताया और उसको कविता के माध्यम से उसके स्थायी भाव को और उस रस को याद करने का तरीका बताया था। उसमें आपको करुण रस भी पढ़ाया था। अब करुण रस के बाद आज हम आपको श्रृंगार रस पढ़ाएंगे और श्रृंगार रस के बाद आपको वीर रस, इस तरह करते हुए सारे रस आपको बारी बारी से पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि ये रस जो है ये इसका बहुत ही बड़ा विस्तार है। मैं हर वीडियो में कम से कम 2 से 3 रस आपको पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आप जब छोटे छोटे पार्ट देखेंगे, छोटे छोटे पार्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छा सिंपल एग्जाम्पल के साथ हंसाते कुदाते ये सब कुछ पढ़ाते चलेंगे, यानी कि जीरो से हीरो तक आपको पहुंचाना है। ये समझ लीजिए कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी भी रस नहीं भूलेंगे। मैंने भाग 1 में आपको कक्षा 12 संबंधित रस पढ़ा रहा हूं, जो आपके पेपर में 2 नंबर का आता है क्वेश्चन यहां से। तो आज आप लिख लीजिए हास रस, डाल लीजिए हास रस, हास रस, हास रस। पहला मैंने पढ़ाया था करुण रस और दूसरा लिख लीजिए हास रस। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि हास रस की परिभाषा लिखने में लोगों को क्या होती है, कठिनाई होती है। इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं याद होते हैं। तो आज मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि आप हंसते हंसते एग्जाम्पल याद कर लेंगे, परिभाषा भी आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। ध्यान रखना, अभी देखना एक ही बार में यदि नहीं याद होती है तो बताना। आप बस हमारे साथ साथ लिखते जाइए, जो मैं बोलता जाऊं उसको आप लिखते जाइए एक बार मन से। उतनी टाइम आपका मन कहीं नहीं होना चाहिए, अट्रैक्ट केवल हमारे ऊपर होना चाहिए और ये देखना है आपको कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, उन चीजों में आपको फोकस करना है। 100% आपको एक ही बार में परिभाषा उदाहरण नहीं याद हो गया तो आप बताइएगा। पहला परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले हास रस की परिभाषा लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल फिर बाद में बताते हैं। पहले परिभाषा मैंने ये बताया था। परिभाषा के पहले जब आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें एक सूत्र बताया था परिभाषा का। उसमें मैंने आपको बताया था विभावा अनुभावो व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। मैंने आपको बताया था ये भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से लिया गया है, क्योंकि भरत मुनि अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रसों के सूत्र का उल्लेख किए थे। देखिए, जब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई सूत्र होता है, उसी प्रकार ये हिंदी की एक कुंजी है, एक तरह समझ लीजिए चाबी। अर्थात अगर जो हमें सूत्र मिल जाए तो उसका ये क्या होता है, रस, वो होता है चाबी होता है। तो देख लीजिए परिभाषा में जो हास रस के कम से कम 2 परिभाषा हो सकती हैं। कितने परिभाषा? 2। आपको दोनों परिभाषा बताते हैं। सबसे पहले परिभाषा नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, जहां भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है हास। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था हास या हंसी। आप लोग लिख लीजिए, ये हंसी, जब हम किसी इस काव्य को पढ़ते हैं तो हमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है, इसीलिए इसमें मैंने आपको बताया कि हंसी भी आप कह सकते हो। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। तो यहाँ पे जब हम क्या लिखेंगे, जहां भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से, अब इसका स्थायी भाव लिखेंगे। स्थायी भाव क्या है, हास। तो लिखेंगे हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, वहां
हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ध्यान देना है, मैंने क्या बताया, जहां भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाए, परिपुष्ट का मतलब होता है मिल जाए, वहां पर हास रस की निष्पत्ति होती है। ध्यान देना। अब दूसरा इसका अगर जो हम देखें तो इसकी दूसरी भी परिभाषा हो सकती है। कैसे होगी? क्योंकि क्या होता है कि इसमें हंसी का भाव उत्पन्न होना चाहिए, तो हंसी का भाव हमें कई चीजों, कई वस्तुओं को, मनुष्यों को या और भी चीजें, विकृत रूपों को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जहां किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर हास रस होता है। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद उसको भी लिखा देते हैं, जल्दी लिखिए। हाँ, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला परिभाषा भी, आप दोनों परिभाषाओं में कोई एक परिभाषा लिखेंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए, जहां किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देखकर या किसी काव्य को पढ़कर मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां हास रस की निष्पत्ति होती है। हास रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति, निष्पत्ति होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हास रस के कितने परिभाषा हुए, तो हास रस के दो परिभाषा लिखेंगे। दोनों परिभाषा सत्य हैं, सिद्ध किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे विकृत रूप को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होगा, वहां पे भी हास होगा। जहां पर काव्य के व्यंग रूप को देख करके, व्यंग भाषा को देख करके मन में हंसी आ जाए, वहां पे भी क्या होगा? हास होगा। अभी आपको दिखाते हैं, यदि ये चीज नहीं मिलते तब बताइएगा। तो आप इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल यानी उदाहरण बेटा, उदाहरण नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। पहला उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, भुजंगा हंसे, हास को भी दंगा भयो, हास को भी दंगा भयो, नंगा के विवाह में, आपके पेपर से संबंधित जो ये रस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हास रस, और इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था करुण रस, और इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वीर रस, ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये आपके 100% पेपर में आने की संभावना है।
यही यहीं से आपका पेपर में बनता है, यही सारे रस आते हैं। और एक रस और आपको पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे ऐसे रस पढ़ाता चलूंगा, पूरे रस बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी बताता चलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका हास्य रस है, क्योंकि यह रस हर बार की तरह इस बार भी बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। आप इसको उतार लीजिए। शीश पर गंगा हंसै, भुजनी पर भुजंगा हंसै, हास को भी दंगा भयो नंगा के विवाह में। जल्दी उतार लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपका क्या है, फर्स्ट। दूसरा उदाहरण, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, करे ज्ञान की बात, गदहा से गदहा मिले, गदहा से गदहा मिले, मारे भई भई लात, भई भई लात लात। देख लेते हैं दोनों में, जो मैंने दोनों वाक्य लिखाया है अभी आपको समझाते हैं। सबसे पहले में तो मुझे क्या मिल जाता है, हास मिल जाता है। इस हास के मिलने से ही, क्योंकि हास रस का स्थायी भाव भी क्या है, हास, इस हास के मिलने से ही हमें पता चल जाता है कि हास रस है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कैसे। शीश पर गंगा हंसे, यहां पे मैंने बताया था जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो। जब शिव शंकर अपने विवाह में जा रहे थे तो उनके शीश पर गंगा मैया विराजमान थी, लोग उसको देख देख करके बहुत हंस रहे थे। तो यहाँ पे देखिए विकृत रूप क्या है, शीश पर गंगा का विराजमान होना। यही कृष्ण के शिव के शंकर जी के शीश पे क्या विराजमान थी, गंगा विराजमान थी। तो वो विकृत रूप है। अर्थात शीश पर गंगा हंसे, भुजनी पर भुजंगा हंसे, और भुजनी पर भुजंगा अर्थात भुजनी अर्थात क्या, बिच्छू, और भुजंगा यानी सांप। पूरे शरीर में सांप बिच्छू लौट रहे थे, तो लोग देख देख करके बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और हास को भी दंगा भयो, जो हंसने वाला भी है वह क्या हो गया, दंगा। दंगा मतलब बहुत ज्यादा हंस हंस के एकदम लोटपोट हो जाना। तो दंगा भयो नंगा के विवाह में। अर्थात देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा आदि को देख करके मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हास रस। ये भी बताया था जब किसी काव्य को पढ़ करके, यदि काव्य को पढ़ करके हंसी का भाव उत्पन्न हो, वहां पे भी हास रस। देख लीजिए ये काव्य का इस पार्ट को पढ़ने से हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हास रस है। दूसरे में देखते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गदहा से गदहा मिले, मारे भई भई लात। अर्थात इसमें देख लीजिए जब एक ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो वो ज्ञान की बात करता है, लेकिन गदहा से गदहा मिल जाए तो उसमें चाहे जितनी भाई यारी दोस्ती हो, लेकिन वह लात तेजी से मार ही देगा। अर्थात उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या है, गदहा है। यहां पे भी क्या है, आपका हास रस है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी दोनों फटाफट। जल्दी उतारिए। हाँ बेटा इसको मिटा दें ऊपर वाला। इसको आप जल्दी से उतारिए। देख लीजिए एक और, हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल। लिखिए जल्दी जल्दी, हाथी जैसे देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपरी,
तरबूजे सी खोपड़ी। लिखिए, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल। खरबूजे सा गाल। खरबूजे सा गाल। आप इस काव्य को पढ़कर ही हंसी का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। क्या लिखा है? हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल। यहां पे भी आपका क्या है? हास रस है। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ही सरल हैं, आप इसको हंसते हंसते याद कर लेंगे। तो आप जल्दी से उतार लीजिए। इसके बाद मैं अगला रस पढ़ाऊंगा, वीर रस। जल्दी से इसको उतारिए, वीर रस। मिटा दे बेटा इसको। अब आप डाल लीजिए वीर रस। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो लिख लेंगे वीर रस स्थायी भाव क्या है? उत्साह। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह यानी एक प्रकार का ऐसा उत्साह जो मन के अंदर आपके है, वो उत्साह कहलाता है वीर। अर्थात यदि हम किसी चीज को जीतने के बाद जो खूब खुशी होते हैं, जो आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या कहलाता है? उत्साह कहलाता है। तो देख लीजिए, इसका परिभाषा सबसे पहले लिखा देते हैं। परिभाषा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा, परिभाषा सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही हम कहेंगे सेम टू सेम उसी प्रकार आपको कर देना है। आपका परिभाषा सत्य रहेगा, कहीं पे गलत नहीं होगा। देख लीजिए क्या लिखेंगे? विभाव, जहां विभाव, ये भी लिख सकते हो, जहां जहां परिभाषा, जहां विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से, भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है। रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति होती है, लिख सकते हैं। जहां विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी उतारिए आप। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए। वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सिंह की
दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। देखो मैंने बताया था सबसे पहले तो हमें क्या मिल जा रहा है इसमें, वीर। वीर शब्द मिलने से ही हम ये पता चल जाएगा कि कौन सा रस है, वीर रस। तो ये पकड़ने का सबसे सही तरीका है, क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, हे पुत्र तेरी शक्तियों का, हे पुत्र तेरी शक्तियों का, शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, अंत है मिलता नहीं, घमासान युद्ध में भी तेरा, घमासान युद्ध में भी तेरा, में भी तेरा, तेरा बाल एक हिलता नहीं, बाल एक हिलता नहीं। अर्थात जहां पे किसी वीरता, किसी वीर व्यक्ति की प्रशंसा की जाए वहां पे वीर वीर रस होता है। जैसे रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की प्रशंसा यहाँ पे किया है कि हे पुत्र तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमासान युद्ध में भी तेरा बाल एक हिलता नहीं। अर्थात चाहे जितना घमासान भी युद्ध हो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, वीर रस है। दोनों उतार लीजिए, एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लीजिए। लिख लीजिए, मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत समझो हमें, सुकुमार मत समझो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत समझो मुझे, मामा तथा निजतात से, मामा तथा निजतात से, तात से प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इनको पढ़ने से ही एक जोश अपने अंदर आ जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि क्या है, आपका यहाँ पे उत्साह नामक एक जोश उत्पन्न होता है, जो यहीं से ये लगता है कि ये वीर रस है। देख लीजिए, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत समझो मुझे, मामा तथा निजतात से प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अर्थात यहाँ पे अभिमन्यु अपने पिता से कह रहे हैं कि हे पिता, आप हमें कमजोर मत समझिए। अर्थात जब उनको युद्ध में भेजने से मना किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत समझो मुझे। अर्थात वहां पे बहुत सारे जो महारथी थे, उन महारथियों के सामने ये कह रहे थे कि हम आपसे कमजोर नहीं है, है ना। तो मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत, सुकुमार मतलब कमजोर मत समझो मुझे, मामा तथा निजतात से, निजतात अर्थात उनके स्वयं भाई, अर्थात जो कौरव थे वो उनके क्या थे, कहीं ना कहीं चाचा दादा थे, है ना। तो ये देख सकते हैं, मामा तथा निजतात से प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पे भी आपका वीर रस है। वीर रस में और आप लिख सकते हो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यदि आपको याद हो तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका 100% सही है। आप जो भी चाहें इन 3-4 एग्जाम्पल में जो आपको सबसे ज्यादा सरल लगे उसी को आप याद कर लीजिए। एक ही एग्जाम्पल आपको याद करके जाना है, परिभाषा और एग्जाम्पल लिखना है, वही आपको लिखना है। देख लीजिए, अगला लिख लेते हैं हम। अगला तीसरा रस लिख लीजिए आप, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, ये भी आपके बोर्ड पेपर से संबंधित है। इसमें से भी हमेशा लगभग 2 साल में 3 साल में पूछता ही रहता है। देख लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। रति का मतलब मैंने आपको बताया था प्रेम, अर्थात जब नायक और नायिका का प्रेम हो या नायक और नायिका में प्रेम के बाद बिछुड़ना हो, वो भी आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की जो परिभाषा है हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां भाव विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। लिख देते हैं, देख लीजिए जल्दी से। जहां परिभाषा आप डाल कर लिख लीजिए, जहां भाव विभाव, जहां भाव विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, रूप में परिपुष्ट हो जाता है। परिपुष्ट का मतलब होता है मिल जाना, परिपुष्ट हो जाता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। लिख लीजिए, निष्पत्ति होती है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। देख लीजिए, यदि आपसे रस में आपका श्रृंगार रस पूछे तो श्रृंगार रस का आप परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर यदि हम इसमें श्रृंगार रस के जो 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग, संयोग का उदाहरण लिख दूं तो क्या होगा, तो आप चाहे जो भी उदाहरण, यदि आपसे श्रृंगार पूछता है तो चाहे आप संयोग का लिखिए चाहे वियोग का लिखिए, दोनों सही होंगे। लेकिन यदि आपसे संयोग श्रृंगार पूछता है, संयोग श्रृंगार यदि आपसे पूछता है तो आपको संयोग श्रृंगार ही लिखना है। यदि वियोग श्रृंगार आपसे पूछता है तो वियोग श्रृंगार ही आपको लिखना है। देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब श्रृंगार के कितने पार्ट हैं, तो श्रृंगार के 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट, 2 पार्ट। देख लेते हैं 2 पार्ट को। 2 पार्ट में आपको मिलेगा, पहला संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और आपको दूसरा जो मिलेगा वह मिलेगा वियोग श्रृंगार। देख लीजिए, जो आपका संयोग श्रृंगार है, संयोग का मतलब क्या होता है कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिले, यहाँ मिलने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं दर्शन यदि हो जाए तो दर्शन भी क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। यदि नायिका का स्पर्श कर ले वो भी क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। यदि नायक नायिका को स्पर्श करे या नायक नायिका का दर्शन कर ले, वहां भी आपका क्या कहलाएगा, संयोग श्रृंगार कहलाएगा। ये संयोग श्रृंगार है, अर्थात हम ये लिख सकते हैं जहां नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। और जहां नायक और नायिका एक दूसरे से क्या हो जाएं, बिछुड़ जाएं या अलग हो जाएं, उस अवस्था को हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। तो पहला लिख लीजिए आप संयोग श्रृंगार में, जहां नायक नायिका
नायक तथा नायिका के मिलने का भाव प्रकट हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। कौन श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। अब यहां पे लिख देंगे जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का भाव, जहां नायक और, यहां पे नायक और नायिका का मतलब ये होता है प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी भी हो सकता है, ये सारे चीज हो सकते हैं। जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का भाव, बिछुड़ने का मतलब होता है अलग होने का भाव, बिछुड़ने का भाव प्रकट होता है वहाँ वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब दुख, जब नायिका दुखी हो जाए वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है, श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। दोनों आप उतार लीजिए जल्दी जल्दी, निष्पत्ति होती है, जल्दी करिए, फटाफट उतारिए, मिटा देते हैं इसको। अब आते हैं संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल देंगे, दिखा देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल लिखिए, संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल। लिख लीजिए संयोग श्रृंगार। पहला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात यहां पे गोपियां क्या कह रही हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं। अर्थात यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, गिरधर गोपाल को अपना मान चुकी है प्रेमी, तो जब प्रेमी मान चुकी हैं तो यहाँ पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। एक और लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, लता ओट सब सखिन सुहाए, सब सखिन सुहाए श्यामल गौर किशोर दिखाए, श्यामल गौर किशोर दिखाए। ये सीता जी के स्वयंवर की बात है। जब सीता जी स्वयंवर के समय राम गए थे, तो रामचंद्र जी जनकपुर घूमने गए और लता की अर्थात फूलों की वाटिका में गए। वहीं पे सीता जी भी संयोग से उसी ही टाइम पुष्प की वाटिका में पुष्प तोड़ने गई, तो वो पहले ही नजर में सीता को राम से क्या हुआ, प्रेम हो गया। यहाँ पे प्रेम अर्थात दर्शन हुआ। दर्शन होना भी मैंने आपको बताया था संयोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल है। देख लीजिए, लता ओट सब सखिन सुहाए, अर्थात सभी सखियों को लता के ओट में जो श्यामल अर्थात सांवले रंग के और जो गौर अर्थात गोरे रंग के जो दो बालक हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई दिए और लगे। तो यहाँ पे भी अर्थात कौन सा है, आपका संयोग श्रृंगार है। आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं, आप इसको पहले उतार लीजिए जल्दी से, अगली वीडियो में मैं आपको वियोग श्रृंगार पढ़ाऊंगा। वियोग श्रृंगार के बाद आपको सारे रस पढ़ाता चलूंगा, इसी तरह सरल सरल एग्जाम्पल के साथ कि आप देखते ही आप तुरंत ही आपको याद हो जाएं। एकदम सरल एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। और इस स्क्वायर अकाडमी में आपका स्वागत है। यदि कोई आप नए हैं, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें तथा अपने भाइयों तक पहुंचाएं जो गांवों में भी हैं। आप हमारे क्या हैं, आप हमारे स्टूडेंट नहीं बल्कि आप हमारे स्क्वायर अकाडमी के परिवार हैं। यदि स्क्वायर अकाडमी का परिवार यह विस्तृत हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने भाइयों में शेयर करिए, सबके पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।